हीट कैपेसिटीज के हवाले से गैसेस का बिहेवियर वो देख रहे थे, और उसमें हमने ये देखा था कि हमारे पास एक तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन है ना, कि हमारे पास इसके हवाले से एनर्जी किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होती है, और इससे जितनी भी आपने इससे पहले थीरीज वगैरह डेवलप की, जो सारे के सारा इसमें से, तो इसमें हम देख रहे थे कि जो स्पेसिफिक हीट है वो किस तरह से उसकी वैल्यू वेरी करती है, और फिर हम उसमें देखा उसमें जो डिग्री ऑफ फ्रीडम्स है, यानी कि एफ जिसे हम बोलते हैं, उसका आपके पास क्या रोल था, और फिर उसके हिसाब से हमने इसमें इसकी वेरिएशन देखी। ठीक है, अब फिर हमने लास्ट पे ये देखा था कि टेम्परेचर डिपेंडेंटली इसमें वेरिएशन किस तरह से होती है, उसमें डिग्री ऑफ फ्रीडम्स का रोल कहाँ तक सस्टेन करता है, और अगर आपके पास क्वांटम कन्फाइनमेंट्स जो इफेक्ट्स हैं, यानी आप यूं कह लें कि जब आपके पास गैस जो है वो डीजनरेट हो जाए, डीजनरेट का क्या मतलब होगा कि एट सच अ लो टेम्परेचर जिसमें आपके पास जो पार्टिकल्स हैं वो लो एनर्जी लेवल्स में आना स्टार्ट हो जाएं। ठीक है, यानी कि क्वांटम कन्फाइनमेंट की वजह से जो आपके पास इसमें स्पेसिफिक हीट में वेरिएशन आती है, उसकी वजह से हमारे पास जो प्रैक्टिकली ऑब्जर्व्ड कर्व्स हैं वो आपके पास थ्योरेटिकल जो आपके पास वैल्यूज हैं ऑन द बेसिस ऑफ मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन, वो फिर उसके साथ मैच नहीं करती, उनमें वेरिएशन आ जाती है। तो इसमें हम ये कल कर्व डिस्कस कर रहे थे, और फिर जस्ट हाँ यहाँ पे इस तरह से, और फिर लास्ट पे हमने ये कर्व और टेम्परेचर के साथ इसकी वेरिएशन को देखा, और फिर ये देखा कि आपके पास इसमें जो डिस्क्रीट एनर्जी लेवल्स और कंटिन्यूअस जो हैं उनके लिए डेल्टा ई के बी टी के बराबर अगर है या नहीं है इसकी बेस पर। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास है ये है कि पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल, यहाँ पे। ठीक है, अच्छा, इसमें लेट्स से कि in a diatomic molecule wherein two identical atoms are separated by a finite distance r but held together by interatomic forces along the linear joining of particles. ठीक है, if the atoms are dissimilar we get a dumbbell shaped molecule. If we choose x-axis along the line joining the atoms, the molecules can rotate about y-axis and z-axis, which are perpendicular to the x-axis. This imparts rotational energy to the molecule. ठीक है, similarly, if the bonding between the atom is not very rigid, these atoms can vibrate about their respective equilibrium position. It means that a diatomic molecule will have vibrational energy as well. तो अब अगर इस पर डिपेंड करते हुए अगर हम इसकी टोटल एनर्जी के लिए रिलेशन देखें, ठीक है, if we consider a diatomic molecule inside a box at a temperature T, the energy of the ith microstate of that molecule can be in general, ये आपके पास इक्वेशन 13.51, जिसमें आपके पास ये जो एनर्जी है EI and that will equals to E translational, rotational, vibrational और E इलेक्ट्रॉनिक एंड ई एन से मुराद यहाँ पे आपके पास ई न्यूक्लियस एनर्जी। ठीक है, एटॉमिक न्यूक्लियस। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मोनोएटॉमिक गैस में भी क्या ये सारी टर्म्स होंगी?
नहीं सर, मोनोटॉमिक में वाइब्रेशनल। हाँ जी, उसमें तो ये सारी की सारी जी वो इसमें जो है वो इंक्लूड नहीं होंगी। ठीक है, तो अब अगर हम इसके लिए सो द पार्टीशन फंक्शन ऑफ अ सिंगल डायटोमिक मॉलिक्यूल कैन बी रिटन एज समेशन सिग्मा ई पावर माइनस बीटा ई आई। और अब यहाँ पे अगर ith स्टेट के अंदर ये सारी टाइप्स की डिफरेंट एनर्जीज मौजूद हैं, तो अगर हम इनको यहाँ पे इसके अंदर इंक्लूड कर लें, ठीक है, तो फिर आपके पास इसके लिए ये रिलेशन बन जाएगा कि पार्टीशन फंक्शन फॉर डायटोमिक ZD। तो आपने ऊपर एनर्जीज में वो सारे उसके कंपोनेंट्स इंक्लूड कर लिए। if we now assume that the various contributions to the total energy given in equation, ये जो जितनी contributions हैं इसकी ट्रांसलेशनल मोशन के लिहाज से, वाइब्रेशन मोशन के लिहाज से, और आपके पास इसकी रोटेशनल और ये सब के सब जो हैं, अगर ये इनमें वेरिएशन एक दूसरे के लिहाज से इंडिपेंडेंट हो, तो फिर हम उसको सेपरेट फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के तौर पे इस तरह लिख सकते हैं कि ये प्रोडक्ट ऑफ ये सिग्मा ई पावर माइनस बीटा ट्रांसलेशनल, फिर आगे रोटेशनल एंड सो ऑन। तो अब इसमें से अगर आप देखें तो हर एक जो है ये खुद एक पार्टीशन फंक्शन की फॉर्म ले रहा है। तो देयरफॉर जो पार्टीशन फंक्शन फॉर डायटोमिक होगा टोटल, वो आपके पास z फॉर ट्रांसलेशनल मोशन, z फॉर रोटेशनल, इन सब की प्रोडक्ट के क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, where z translational, rotational, vibrational सब represents, denotes the translational, rotational, vibrational, electronic and nuclear partition function। ठीक है, तो अगर आप इसको लॉग नेचुरल की फॉर्म में लिखें, जैसे हम पीछे देखते थे कि तमाम के तमाम थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स कैलकुलेट करने के लिए आप लॉग नेचुरल ऑफ पार्टीशन फंक्शन वहां पे यूज कर रहे थे। तो अब ये जो आपके पास इक्वेशन 13.53 है, this indicates the contribution of various partition functions to the thermodynamic variables are additive। यानी पीछे आपने जितने थर्मोडायनामिक वेरिएबल्स देखे थे उसमें लॉग नेचुरल ऑफ z पुट कर रहे थे। तो अब अगर आपके पास डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो उसमें वो क्या कह रहा है कि उसकी तमाम तरह की एनर्जी के लिहाज से जो उनके पार्टीशन फंक्शन होंगे, इनका रोल वहां पे क्या होगा, एडिटिव होगा, क्योंकि ये लॉग नेचुरल ऑफ ZD इन तमाम पार्टीशन फंक्शंस के सम के बराबर है। तो जो पीछे आपने सिंगल पार्टिकल के लिए पार्टीशन फंक्शन लिखा था ये इक्वेशन 13.16 में, अब अगर वहां पे आप डायटोमिक के लिए लिखें, यानी तो ये आपके पास ये इक्वेशन 13.56 की फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, where md is the mass of the diatomic molecules। तो इसमें ये भी शायद आपकी उसमें तो नहीं है, लेकिन हमने इसको एक्सटेंड करके यहाँ तक पार्टीशन फंक्शन के कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करते हुए कि मोनोटॉमिक डायटोमिक के लिए हमने इसको आगे तक कर लिया। आई थिंक ये हमारे पास इट इज इनफ नो। अब जैसा हमने कहा था कि अब हमारे पास इन तीनों डिस्ट्रीब्यूशंस के लिहाज से मैंने आपको बोला था कि इनकी जो आपके सिलेबस में एक एक दो दो एप्लीकेशंस दी हुई हैं वो, और एक आपके पास इनका कंपैरिजन का आपस में जो है आर्टिकल, वो हम देखेंगे कि इसमें हमारे पास इनका आपस में जो कंपैरिजन है वो क्या बनता है। अब अगर इसमें आप कंपैरिजन पे आए, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन चैप्टर 12 के लास्ट पे इन्होंने तीनों डिस्ट्रीब्यूशन के लिए इनको एक ही ग्राफ में इकट्ठा किया है। मैं जस्ट अभी आपके साथ शेयर करता हूँ। आप यूं समझ लें कि तकरीबन
4 टॉपिक कर लें, ठीक है? हाँ जी, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जस्ट एक सेकंड, मैं एक पेज आपके साथ शेयर कर लूं। ओके, हाँ जी। हमारे पास बेटा कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस। हमने बेसिकली 3 डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शंस स्टडी किए थे पीछे, यानी एन आई ओवर जी आई के लिए हमने 3 की जो वैल्यूज थी वो क्या की थी, डिराइव की थी, उनके लिए रिलेशंस फाइंड किए थे। अब अगर आप इस वाले एक्सप्रेशन को देखें हमारे पास यहाँ पर, जब भी मैं आपके सामने जो मैंने हाईलाइट किया है नीचे, ठीक है, तो एन आई ओवर जी आई, इसको हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एफ कहेंगे, ठीक है, और ये बराबर है 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई आई माइनस म्यू ओवर के बी टी प्लस के। अभी आप इसको आप यूं समझें कि ये जो एक्सपोनेंशियल ई आई माइनस म्यू लिखा हुआ है, आप इसको सिर्फ आप ई लिख लें, लेट्स से 1 ओवर एक्सपोनेंशियल ई बीटा, और बीटा की जगह पे 1 ओवर के बी टी प्लस के। तो अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है ये बेसिकली किस डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है? क्यों भाई, आप में से मुझे कौन बताएगा? सर ये जनरल फार्मूला है उनका सारी डिस्ट्रीब्यूशन का। गुड, ये उनके लिए जनरलाइज्ड होगा यहाँ पे। अब बेसिकली ये ऊपर तो चलो मैंने आपको बता दिया कि ये ई आई माइनस म्यू ये बेसिकली एनर्जी है। अब ई आई और म्यू में क्या फर्क है? अब इसमें अगर आपको याद हो तो मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए के की क्या वैल्यू बनती है जी? याद है आप लोगों को? सर 0 वैल्यू है इसकी। हाँ, के जो आपके पास मैक्सवेल बोल्ट्जमैन के लिए के आपके पास 0 था, यानी सिंपली आपके पास ये रिलेशन था एन आई ओवर जी आई 1 ओवर ई पावर माइनस बीटा ई आई, जबकि आपके पास फर्मी डायराक के लिए के +1 था या -1 था? सर फर्मी डिराक के लिए +1 था। +1 था, शाबाश। और बोसॉन्स के लिए -1 था। तो ये अगर आप नीचे देखें तो उसने ये लिखा हुआ है, द कांस्टेंट कैपा टेक्स वैल्यू 0, 1 एंड -1 फॉर मैक्सवेल बोल्ट्जमैन, फर्मी डायराक एंड बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अच्छा, अब ये जो ऊपर यहाँ पे हमने सब्स्टिट्यूशन इसमें कर दी है ना, अगर आप ऊपर स्टेटमेंट को पढ़ो तो टू गिव यू एन आइडिया अबाउट हाउ पार्टिकल obeying different statistics behave, we note that the ratio Ni over Gi defines the occupation number of the ith group. इसका क्या मतलब होगा भाई, जो उसने ये जुमला लिखा है? क्यों भाई, यानी ये जो Ni over Gi defines the occupation number of the ith group. सर ये मोस्ट प्रोबेबल जो ऑक्यूपेंसी है उसके रिलेटेड बताता है। हाँ, और बेसिकली इस फ्रैक्शन का मतलब ये होता है कि अगर हम एक ith ग्रुप ले लें, आपको याद होगा ना जब हमने डिस्ट्रीब्यूशंस देखी थी तो हमने डिफरेंट पहले एनर्जी ग्रुप्स बना लिए, E1 E2 E3 एनर्जी वाले। फिर हमने हर एक में ये कहा कि E1 में जो आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो N1 है, E2 में N2 एंड सो ऑन।
और फिर हमने देखा कि हर एक एनर्जी ग्रुप के अंदर जो नंबर ऑफ स्टेट्स अवेलेबल है, लेट्स से अगर हमने G1 लिया यानी E1 वाला ग्रुप जिसमें तमाम पार्टिकल्स की एनर्जी E1 है, तो उसमें अगर पार्टिकल्स N1 हैं तो N1 पार्टिकल्स को उसके अंदर जो स्टेट्स अवेलेबल हैं वो G1 थी एंड सो ऑन। तो इसी तरह से यहाँ पे हमने उन सब में से एक ith ग्रुप ले लिया और ith ग्रुप में आपके पास Gi स्टेट्स हैं और Ni नंबर ऑफ पार्टिकल हैं। तो इसमें बेसिकली ये चीज देखी जाएगी कि आपके पास ऑक्यूपेंसी यानी ऑक्यूपेशन नंबर का क्या मतलब है कि उन स्टेट्स के अंदर यानी Gi स्टेट्स में Ni पार्टिकल्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट होंगे, ठीक है ना। या इस फ्रैक्शन को अगर आप देखें तो यूं कह सकते हैं कि Ni पार्टिकल फॉर Gi स्टेट्स, ठीक। अच्छा, if we define chemical potential through the relation alpha equals to mu over kBt, ये पीछे आप अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स में देख चुके हो। तो अगर हम अल्फा को म्यू ओवर kBt पुट कर लें, कुछ आइडिया बन रहा है ज़हन में? ये यहाँ पे हम अल्फा को म्यू ओवर kBt क्यों पुट कर रहे हैं? म्यू केमिकल पोटेंशियल है ना, और केमिकल पोटेंशियल को आपने कैसे डिफाइन किया हुआ है कि एनर्जी एसोसिएटेड विद ईच पार्टिकल, और आपको याद हो तो वहां पे जब अल्फा की वैल्यू निकाली थी तो वो गालबन आपके पास वो A ओवर Z की फॉर्म में थी, ठीक है। तो ये वहां से सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे की गई है। कुछ याद आ रहा है? हमने अल्फा और बीटा कांस्टेंट्स की वैल्यू फाइंड की थी ना, जिसमें बीटा आपके पास आया था 1 ओवर kBt और अल्फा वाला किसके बराबर था, याद है कि नहीं? N हाँ, over A Z, ओवर sir. ये आपके पास था। इसमें कांस्टेंट के लिए मुझे अब मैं भी आपको बताता हूँ। जी N ओवर Z यानी एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा वाज N ओवर Z, ठीक है। विद N इज द टोटल नंबर और Z उसके लिए पार्टीशन फंक्शन हमारे पास था, ठीक है। तो अगर वहां से अब आप अल्फा की वैल्यू यहाँ पुट कर लें इस रिलेशन के अंदर म्यू की फॉर्म के अंदर, और म्यू क्या क्या था आपके पास, अगर कल भी आपने देखा हो तो ये हमारे पास किसके बराबर आया था, टोटल एनर्जी को आप नंबर ऑफ पार्टिकल n के साथ क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो अल्फा इक्वल्स टू म्यू ओवर kBt, अगर अब आप इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर लें तो ये जो रिलेशन आपके पास है इन जनरल फॉर्म, इसको हम यूं इस तरह से लिख सकते हैं। नो, अच्छा अब आप देखिए, note that in spite of the vast difference in the assumptions used in to derive expressions for distribution functions, they appear reasonably similar. ये आपके पास एक जैसी फॉर्म के अंदर आ रहे हैं। Yet as we discover later, the ये जो presence of k है in the denominator has enormous इसके consequences, ठीक है, particularly at low temperature and high densities. अब अगर इनके ये ग्राफ आप प्लॉट करें, ठीक है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पर, तो यहाँ पे आप ये देखें, ये पहला ग्राफ जो है ये बेसिकली आपके पास फर्मी डायराक के लिए जो ग्राफ ए है। अब आपकी बुक पे यहाँ पे ये कुछ ज्यादा उस तरीके से नहीं दिया हुआ, मैं आपको ये एक और साइट से मैंने ये कंप्लीट आर्टिकल बनाया है, ये मैं आपको करवाता हूँ अभी। इसका नेक्स्ट पेज, ये मैं इस पे दोबारा आपके पास आता हूँ।
जस्ट आप ये देख लें यहाँ पे, ये वाला कि आपके पास यहाँ इस ग्राफ में नीचे आपके पास बेसिकली एनर्जी एक्सिस है, ठीक है, E माइनस म्यू ओवर के बी टी, जिसमें आपके पास पार्टिकल्स का केमिकल पोटेंशियल और टेम्परेचर और एनर्जी ये इन्वॉल्व हैं। अब अगर आप इस कर्व को देखें तो आप क्या सुजेस्ट करेंगे कि किस रेंज में आपके पास तीनों डिस्ट्रीब्यूशन सेम बिहेवियर शो कर रही हैं और कहाँ पे जाके ये आपके पास डिफरेंट हो जाती हैं, यानी कि इनकी ऑक्यूपेंसी वेरी कर जाती है। क्यों भाई? सर जब टेम्परेचर हाई होगा तो ये तकरीबन मैच कर जाती हैं, और जहाँ पे टेम्परेचर लो है उधर मैच नहीं कर रही। वहां पे लो टेम्परेचर साइड पर ये डिफरेंट है और हाई टेम्परेचर टेम्परेचर साइड, पे सेम है। हाई टेम्परेचर पे सेम है। इसकी कोई रीजन आपके ज़हन में आ सकती है? सर क्योंकि हाई टेम्परेचर पे जाके जो इनडिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल हैं वो भी डिस्टिंग्विशेबल बन जाते हैं टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो इसलिए ये सारी जो है ना ये मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन को अप्रोच कर जाती हैं, बोज आइंस्टाइन भी और फर्मी डिराक भी। हाँ जी, वो भी उन सब का जो बिहेवियर है वो भी आपके पास इस तरह से क्या करेगा, इसके साथ मैच कर जाएगा। अच्छा, इसमें से आज हम इनिशियली सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ जो फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर आपके पास ये फर्मी डायराक का कर्व है, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करवाता हूँ कि ये कर्व इस तरह की नेचर में कैसे आता है फर्मी डायराक के लिए। इसमें अगर आप देखें तो आपके पास एट वेरी लो आपके पास टेम्परेचर, किसकी बात कर रहा हूँ, एट वेरी लो टेम्परेचर आपके पास अगर वर्टिकल यानी कि आपके पास इस फंक्शन की वैल्यू को देखो एफ को, तो ये तकरीबन 1 को वैल्यू 1 पे है और फिर 0 पे, यानी आपके पास जहाँ पे आपने ओरिजिन लिया हुआ है इसका, यहाँ पे आप आके आपके पास ये 0.5 हो जाता है और फिर जैसे जैसे आगे बढ़े तो ये हमारे पास फिर इसकी वैल्यू डिक्रीज होती जाती है। अगर आप ये फर्मी डायराक के कर्व को पिछले पेज पे देखें यहाँ पे इधर, तो इसका ये बिहेवियर आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि एट अ सर्टेन एनर्जी वैल्यू म्यू, ठीक है ना, ये आपके पास 0.5 है, पहले ये आपके पास लेवल 1 पे है और इसके बाद फिर ये आपके पास आगे हायर एनर्जी के ऊपर ये फिर 0 को जो है वो क्या कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस दिस कर्व और इसका ये एक बिहेवियर जो है ये आपके पास कैसे है। इसके लिए मैंने आपके साथ कुछ पेजेस शेयर किए हैं, ये बेसिकली मैंने नेट से लिया है, मैं इसका इस आर्टिकल का लिंक आपके साथ शेयर कर दूंगा यहाँ पे। ओके, यहाँ पे इसको बड़ी एक ना इजी से वे से इसको जो है वो क्या किया, ये पूरा आर्टिकल बेसिकली नेट पे साइट पे ये यहाँ पे है। द फर्मी डायराक डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन इज एज फॉलो, ये 1 ओवर ई पावर माइनस ई आई ओवर ई एफ ओवर के बी टी प्लस 1, इसको पहले लिखें बाद में लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। In the above expression, EI is the variable and we wish to evaluate f of EI for various values of EI. यानी हम इस कर्व को डिफरेंट एनर्जी वैल्यूज पे क्या करेंगे, चेक करेंगे। जैसे भी मैंने आपको बोला ना कि आप उस हॉरिजॉन्टल एक्सिस को देख रहे थे कि एनर्जी जब आप वेरी करते हैं तो कर्व का बिहेवियर किस तरह से चेंज होता है, ठीक है। This evaluation can be carried out at a various temperature. So T is
द अदर वेरिएबल के भी आपको पता है बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है, एंड EF इज अ पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द एनर्जी लेवल एंड इज अ कांस्टेंट फॉर अ गिवन सिस्टम। ठीक है, मसलन लेट्स से हम इसको जनरली लेट्स से हम इसको एक फर्मी लेवल कह लेते हैं। यानी फर्मी लेवल को आप कैसे डिफाइन करते हो बेटा? फर्मी एनर्जी का लफ्ज सुना हुआ है? सर 0 केल्विन के ऊपर जो जो इलेक्ट्रॉन का लेवल होता है, जिस लेवल में वो होते हैं, और कंप्लीटली फिल्ड होता है। एट 0 केल्विन टॉप मोस्ट फील्ड ऑर्बिट जो होता है या लेवल होता है, उसे कहते हैं एनर्जी लेवल जो होगा। ठीक है ना? जी सर। अच्छा, इसका मतलब कि उसके अबव आपके पास कोई जो पार्टिकल है वो मौजूद नहीं होगा। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग? जी सर। ठीक है, अच्छा अब मुझे ये बताएं कि जब हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, क्या करेगा? टेम्परेचर इंक्रीज करेगा, 0 केल्विन से हम अबव जाते हैं, तो जाहिर है जो आपके पास ऑक्यूपेंसी है वो भी चेंज होगी। तो सबसे पहले जो आपके पास कौन सा पार्टिकल जो है वो उस डिफाइंड फर्मी एनर्जी लेवल को क्रॉस ओवर करेगा? सर जो पार्टिकल बिल्कुल उससे नीचे वाले शेल में है या लेवल में यानी है। जो बिल्कुल आपके पास उस वक्त फर्मी एनर्जी की लेवल स्टेट पे है, लेवल पे जी है। बिल्कुल। ठीक है ना? अच्छा, और जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज करेगा ये हमारे पास उससे लो वाले फिर आगे की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएंगे। अब आप चलें, ये आपको जस्ट समझाने के लिए ये देखिए अभी यहाँ पे आप देख रहे हैं मसलन आपके पास जो भी मैंने आपको वहां पे कंबाइंड ग्राफ में दिखाया, ये एग्जैक्टली वही ग्राफ यहाँ पे है जो भी मैं आपको बता रहा था कि शुरू में ये आपके पास 1 पे है, फिर इस अगर कोई भी पर्टिकुलर लेट से हमने ये फर्मी एनर्जी ले ली है 0 केल्विन पर, इसको हम फर्मी लेवल कहेंगे, तो आपके पास ये 1 से नीचे, अभी मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ बाकायदा कि ये जो आपके पास ग्राफ है ये इस E इज इक्वल टू एफ पे एकदम से जो है वो नीचे क्यों आ रहा है। ठीक है, और फिर जो ही टेम्परेचर इस 0 केल्विन से इंक्रीज करता है तो आप सबसे पहले देखिए T1 के लिए और फिर T2 के लिए हुआ क्या कि जो ही टेम्परेचर 0 केल्विन से बड़ा T1 हुआ तो आप देख रहे हैं कि जो टॉप कॉर्नर पे आपके पास ग्राफ है वो नीचे की तरफ बेंड हो गया है और वो पार्टिकल इधर हायर एनर्जी की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। और जैसे जैसे आपके पास टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है ये आपके पास ज्यादा लोअर लेवल से जो पार्टिकल हैं वो हायर एनर्जीज की तरफ जो है वो क्या हो रहे हैं? शिफ्ट हो रहे हैं। तो ये बेसिकली बिहेवियर था यहाँ पे आपके पास इस ग्राफ में, ये वाला क्लियर हो रहा है अभी आपको? यहाँ पे ये जो आपकी बुक पे ग्राफ बना हुआ है, ठीक है ना? अच्छा जी, और अभी ये मैं डिटेल यहाँ पे आपकी बुक पे बिल्कुल भी इसने कुछ नहीं इसके बारे में इन डिटेल, बस डायरेक्ट ये एक दो जुमले लिखती हैं। मैं भी आपको बाकायदा से एक्सप्लेन करता हूँ कि ये ग्राफ का ये सारा ट्रेंड इस तरह से कैसे बनता है। ये जस्ट, और यही चीज यहाँ पे भी अगर आप फर्मी डायराक वाली लाइन को देखो तो ये शुरू में 1 पे आ रही है, फिर आगे ये 0.5 से गुजर के ये आगे नीचे की तरफ जा रहा है। और अभी ये ध्यान में रखिए कि मैं सिर्फ एक फर्मी डायराक का बिहेवियर आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, जो आपने इसका फार्मूला ड्राइव किया था उसके मुताबिक ये कैसे बिहेव करती है। ओके,
अच्छा, नो लेट्स ये आपके पास हम यहाँ पे बात को स्टार्ट कर रहे थे, ठीक है। अच्छा, नाउ लेट अस कि हमारे पास ऑन एग्जामिनिंग द एक्सप्रेशन जो ऊपर आपके पास मौजूद है फॉर एफ ऑफ ई आई, वी नोट दैट there are three different regimes of values of EI over which the response of the function can vary significantly. These regimes are EI is less than EF, EI equals to EF, और EI is greater than EF. इसका क्या मतलब है? देखिए, आपके पास जब हम इस पूरी एनर्जी एक्सिस को स्कैन करना चाहते हैं, तो इसको आप दो तरह से देख सकते हैं। लेट्स से अगर हम सिर्फ ग्राफ को देखें तो हम ये कहेंगे कि हम इसके तमाम पोर्शंस को देखना चाह रहे हैं एट जीरो, अबव जीरो एंड बिलो जीरो, यानी पूरी लाइन को आपने स्कैन करना है इस ग्राफ के लिए। और अगर आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन के अंदर आप इसको देखें तो ये हमारे पास जो एक बिहेवियर में क्रिटिकल चेंजिंग होंगी, वो अगर आप इस इक्वेशन को देखें तो आपके पास जब ई आई लार्जर होगा देन ई एफ, तो ई की पावर पॉजिटिव आपके पास है। इसी तरह से फॉर ई आई लेस वो आपके पास नेगेटिव है, और आपके पास जब ई आई इक्वल होगा उसके तो उस वक्त वो जीरो बनेगी। तो ये अब हम इन तीनों रिजीम्स के अंदर, यानी इस पूरी एनर्जी